अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे ऐसी शख्सियत को जो आमतौर पर दूसरों को कटघरे में बिठाते हैं, एक ऐसे नेता जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। आज हम उनसे सफाई मांगेंगे, जनता की तरफ से उन पर इल्जाम लगाएंगे। देश के जाने माने, बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। और डॉक्टर स्वामी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग को। सुधीर तेलंग, इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज सुधीर तेलंग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि डॉक्टर स्वामी से हम सवाल पूछें, इल्जाम लगाएं, एक नजर डालेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पॉलिटिकल करियर पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल है। इकोनॉमिस्ट के तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हार्वर्ड से डॉक्टरेट की, बाद में हार्वर्ड और आईआईटी दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। राजनेता के तौर पर डॉक्टर स्वामी जनसंघ में रहे। 1977 में मुंबई से लोकसभा का चुनाव भी जीते। चंद्रशेखर की सरकार में कॉमर्स और लॉ मिनिस्टर रहे। नरसिम्हा राव की सरकार में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कैबिनेट रैंक मिली। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं। क्रूसेडर के रूप में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार के खिलाफ खड़े रहते हैं। डॉक्टर स्वामी ने ही 2G स्कैम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, पी चिदंबरम के खिलाफ केस फाइल किया और अब नेशनल हेराल्ड के केस में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन इशू करवाए हैं। आपकी अदालत में आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से उनकी राजनीति और उनके क्रूसेड के बारे में सफाई मांगी जाएगी। डॉक्टर स्वामी, आप पर इल्जाम लगाऊं उससे पहले मुझे जनता में से एक सवाल किसने कहा आपसे पूछने के लिए। वो पूछ रहे हैं कि आपकी 75 साल की उम्र है, इस चेहरे की लाली और जवानी का राज क्या है? लड़ते रहोगे तो फिर ऐसा ही होगा, चिंता करते रहोगे और सोचते रहोगे तो फिर बुढ़ा हो जाओगे। तो लड़ते रहो। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये राजनीतिक दुर्भावना से काम करते हैं। डॉक्टर स्वामी ये इल्जाम लगाते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उन्हें लगता है कि आप अपनी दुकान चलाने के लिए उन पर इल्जाम लगाते रहते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ नया इल्जाम लगा देते हैं। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? उन्होंने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ भी ईर्ष्या हो या कुछ बदले के लेने की भावना हो, लेकिन जब हम अदालत में पेश होते हैं तब तो तथ्य देना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक भजन लाल के केस है, बहुत मशहूर केस, उसमें कहा है कि जब कंप्लेनेंट आते हैं उनकी कितनी दुश्मनी है ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है जज को। सिर्फ तथ्य जो उन्होंने लिखित में दी है उस पर जांच करके और कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मैं उनके खिलाफ हूं, नहीं हूं, उनसे नफ़रत करता हूं, इसको कभी देखना नहीं चाहिए। मैंने क्या तथ्य पेश किया और अदालत ने मेरे अनुकूल फैसला दिया है कि नहीं, यही देखनी चाहिए। अभी देखिए, जो नेशनल हेराल्ड का केस है इसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। ये सबसे ताज़ा आपका केस है उनके खिलाफ। आप बड़े खुश हैं कि आपकी वजह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन कर दिया। जी, आप बड़े खुश होंगे, आपके सामने अदालत में खड़े होंगे वो। जी।
वो खड़े भी होंगे और मुलजिम होकर खड़े होंगे और उनको बेल लेना पड़ेगा, जिसका मैं विरोध कहूँगा नहीं भाग जाएंगे, इसीलिए उनको तिहाड़ जेल में बंद रखिए। डॉक्टर सामी, नेशनल हेराल्ड अखबार उनके खानदान का, उस अखबार में जो पैसा लगा वो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी उनकी, पैसा उनका, अखबार उनका, वो जो मर्जी करे, आप कहां से बीच में आ गए? यदि ये होता तो मैं आपकी बात मानता, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। ये अखबार बनाई गई थी 1937 में और उस समय जवाहरलाल नेहरू जरूर थे उस 7 लोगों में जिन्होंने ये कंपनी की गठन की थी। उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे, आचार्य नरेंद्र देव जो सोशलिस्ट पार्टी के थे वो थे, रफ़ी अहमद किदवाई, ऐसे लोग थे जब सारे कांग्रेस के हस्ती थे या आज़ादी आंदोलन में हस्ती थे। उन्होंने मिलकर कंपनी बनाई और बाद में इनका कोई पारिवारिक संपत्ति बिल्कुल नहीं लगी। सरकार के तरफ से 1 एकड़ 2 रुपए पर उनको दिया गया ज़मीन, जैसे बहादुर शाह जफ़र मार्ग दिल्ली में उन्होंने अन्य अखबारों को भी दिया, इनको भी दिया। हर जगह में देश में 7-8 शहरों में इन्होंने बड़े ज़मीन, उन्होंने बड़े पैमाने में ज़मीन दी है बड़े सस्ते दाम पर अखबार चलाने के लिए। और इस अखबार के लिए सस्ते कर्ज़े में या कम कर्ज़े में ब्याज में उन्होंने उनको कर्ज़ा दिया और सारी जो सुविधा अखबारों को दी जाती है उन्होंने सरकार की संपत्ति से दी है। तो इसीलिए इनका कोई हिस्सा नहीं है, पारिवारिक हिस्सा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी कर्ज़ा दी है, उसको कर्ज़ा देने की अधिकार नहीं है, उस पर आज इनकम टैक्स के केस भी दाखिल हो गई है। केटीएस तुलसी जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि सेक्शन 462 के तहत ऐसी शिकायत जो आपने की है सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कर सकता है, आपका तो उसमें कोई लोकस ही नहीं है। केटीएस तुलसी में एक बहुत अच्छी बात है कि वो बड़े काबिल और ज्ञानी व्यक्ति हैं, और दूसरी बात जो बुरी बात है वो कांग्रेस का समर्थक हैं। तो इसीलिए उसने बात नहीं बताई है कि 462 नहीं 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये आईपीसी में आती है। आईपीसी होने के कारण ये क्रिमिनल केस ही बनती है। कंपनी लॉ एक्ट में मैं केस डालता तो वो कंपनी बोर्ड में जाती। मैं अभी अदालत में गया हूँ, पटियाला हाउस की जो मैजिस्ट्रेट अदालत में गया हूँ, वो क्रिमिनल कोड के माने इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत मैं गया हूँ। जब मैं किसी और बात में, जैसे इनकम टैक्स का था, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री गया था उसके लिए। कल मैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने जाऊंगा। लेकिन यहाँ जहाँ तक मूल जो उनकी अपराध है वो सारे क्रिमिनल अपराध हैं। उन्होंने ये भी कहा, और मनीष तिवारी उन्होंने भी ये कहा कि जिस केस में उन्हें समन किया गया है वो जो जजमेंट है जज का वो बैड इन लॉ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जज। उन्होंने कहा कि और ये जब बड़ी अदालत में जाएंगे तो 1 मिनट में वो खारिज हो जाएगा। तो ये तो अभी हवा दे रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, तो उनको जाने दीजिए, कौन रोका है। अभी तक मैं इन्हें, अब जजमेंट आई थी 26 जून को, आज हो गई है 18 जुलाई, अभी तक तो नहीं गए। उनको मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, जब जाएंगे वहाँ भी मैं बहस करके इनकी पिटाई कराऊंगा। लेकिन एक बार इस मामले में आपकी पिटाई हो चुकी है। आप इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन जो फैसला किया था वो मेरे पास में है जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया हेरल्ड के केस में कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं किया। नहीं, ऐसा उन्होंने वो भी क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। वो मैं वहाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं गया, 420 में नहीं गया और कंस्पिरेसी में नहीं गया। मैं इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी की जो मान्यता है उसको समाप्त करने के लिए गया। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा हमारे पास कोई पावर नहीं है और इसीलिए हम उनको आपके दिए हुए आधार के आधार पर हम नहीं कर सकते। यदि मैं कोई और बता देता, जैसे इन्होंने सोशलिज्म छोड़ दिया या सेक्युलरिज्म छोड़ दिया, ऐसा कोई बात है, उसमें वो डी रिकग्नाइज कर सकते हैं। परंतु जिन आरोपों में मैंने उनको
डी रिकग्नाइज करने के लिए कहा, वो उनके कानून में बनता नहीं है। देखिए, वो पिटाई नहीं है। आपके आरोप तो ये है कि नेशनल हेराल्ड में जो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये गैर कानूनी तरीके से दिया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी कब्जा करना चाहते हैं 2000 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि 3 संस्थाएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, एक एसोसिएटेड जर्नल जो कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड चलाती थी, और एक इन्होंने नया कंपनी बनाई, उसका नाम है यंग इंडियन। यंग इंडियन में माँ बेटा के दोनों मिलकर के 76% शेयर्स है, माने कंपनी इनका ही है। 75% से ज़्यादा कभी होगा तो सारा कंपनी उन व्यक्तियों को मानी जाती है। अब इस कंपनी के टोटल कैपिटल है सिर्फ 5 लाख। अब इन्होंने, जब ये बंद हो गया था अखबार, तब इनके पास कर्जा थी 90 करोड़ की, तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ दिया अखबार चलाने के लिए। वो दे नहीं सकते थे, वो तो अब इनकम टैक्स केस बन गई है, परंतु दिया था उन्होंने। तब माँ बेटे ने मोतीलाल वोरा जो डायरेक्टर थे यंग इंडियन के, उनको भेजा नेशनल हेराल्ड के जो कंपनी है एसोसिएट जर्नल, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? वो भी मोतीलाल वोरा ही थे। तो मोतीलाल वोरा डायरेक्टर यंग इंडियन गए मोतीलाल वोरा से मिलने के लिए नेशनल हेराल्ड को, और ये कहा कि ये 90 करोड़ तो आप वापस नहीं कर सकते, हम आपके लिए वापस करेंगे, लेकिन आप पेमेंट के लिए 9 करोड़ नए शेयर्स छाप कर वो हमें दे दीजिए। और पहले से नेशनल हेराल्ड का तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स था, अब 9 करोड़ शेयर्स नए छपे 10 रुपए के, और उस 9 करोड़ इनकी हो गई। तो इसीलिए 99.1% शेयर्स यंग इंडियन की हो गई, सारा कंपनी ट्रांसफ़र हो गई। कंपनी के पास संपत्ति थी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स, ज़मीन, तो ये 2000 भी इनकी बन गई। तो 5 लाख की कंपनी को 1 पैसा खर्च करे बिना उनको ये 2000 करोड़ रुपए संपत्ति की कंपनी उनकी हो गई। अब ये 90 करोड़ देना था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो यंग इंडियन की जो चेयरमैन थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट को कहा कि आप इस जो कर्जा दिया है इसको राइट ऑफ कर दीजिए, इसको रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, चेयरमैन कौन है? यंग इंडियन, सोनिया गांधी। प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का कौन है? यंग इंडियन। वाइस चेयरमैन कौन है यंग इंडियन के? राहुल गांधी। वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के कौन है? राहुल गांधी। और अब डॉक्टर साहब, यही तो मैं आपके कह रहा हूं, अपनी पार्टी ने अपनी कंपनी बना ली, अपना पैसा ले लिया, तो क्या हो गया? अपना पैसा कहां लिया उन्होंने? पार्टी उनकी है, कंपनी उनकी है, देश भी उनकी है, देश को भी ले जाएं। तो जब देश की संपत्ति लूटते हैं तो आप हल्ला क्यों मचाते हैं? ये देश भी उनका ही है। मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी को डोनेशन मिली, उसमें इनकम टैक्स दी गई, ये तो पब्लिक ने दिया पैसा, और ये पैसा इन्होंने उसको दुरुपयोग करके उन्होंने कर्जा दी। चलिए, ये सारी बात तो अदालत के सामने आपने रखी है, और आपने बिल्कुल वकील की तरह पूरा केस तैयार किया हुआ है, तो ये कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन सोनिया गांधी ने इसके बारे में क्या कहा है वो आपको मैं बता देता हूं। हाँ। जब उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिला इस मामले में, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये बदले की भावना से दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और ऐसे नोटिसेस मिलेंगे उससे ही कांग्रेस को वापस आने का रास्ता खुलेगा। अब वो तो वो स्वप्न देखते रह सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उनको बहुत मौका मिलेगा इसके बारे सोचने के लिए, जब उनको दंड होगा और उनको 7 साल जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये सही है कि आपने ये केस इसलिए उठाया कि आप होम मिनिस्टर को कह सकें कि देखिए, मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये केस किया है, मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, वो भी Z+ सिक्योरिटी मांगी आपने। ये आपके जो अखबार वालों की आदत है झूठ बोलने का, वो उस झूठ में एक ये झूठ है। मैंने नहीं कहा था, ये अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के जो सर्वोच्च हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। मनमोहन सिंह ने फिर उस समय के होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मेरा सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए,
परंतु वो उस समय ये इकोनॉमिक टाइम्स ने तो आपके नाम से छापा है कि आपने कहा। इकोनॉमिक टाइम्स का क्या भरोसा है, आप जानते हैं। मैं तो कभी सही समाचार सुनने चाहता हूं तो मैं इंडिया टीवी देखता हूं। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि ये फैक्ट्स और फिक्शन को मिक्स करते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक तो आप राजनीतिक इल्जाम लगाते थे, कभी सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, दूसरे नेताओं पर। अब आप एक जासूस बन गए हैं। ये जो शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर की डेथ हुई, उसके बारे में अभी तो जांच चल रही है। आपने फैसला दे दिया क्लियर मर्डर विद लीथल पॉइजन। सही बात, सही बात है। देखिए, आप उस होटल के कमरे में नहीं थे, आप सुनंदा को जानते नहीं थे, शशि थरूर से आपका कुछ लेना देना नहीं है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने कह दिया मर्डर, और वो भी पॉइजन। नहीं, सुनी सुनी बात नहीं। मैंने पहले तो आपने कहा जांच चल रही है। ये बड़ी अभूतपूर्व है कि मर्डर हुई 17 जनवरी को और आज 6 महीने हो गए। 6 महीने की जांच ही चल रही है कि एफआईआर दर्ज करना है, नहीं दर्ज करना। और लाश जो है उसको उन्होंने 24 घंटे में जला दिया। ये कभी हुआ ही नहीं मर्डर केस में। जहाँ भी अननेचुरल डेथ हुआ है या अचानक किसी की मृत्यु हो गई है तो फिर उस समय बॉडी को तो मॉर्ग में प्रिजर्व करके रखते हैं, यहाँ तो उन्होंने 24 घंटे में कर दी। और जब ये ऑटोप्सी चल रही थी तो शशि थरूर ने कहा कि मेरे दिल में धड़कन आ रही है, तो इसलिए मैं जाकर उन्होंने AI ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने कमरा ले लिया और मैंने उसकी रिपोर्ट देखी। उसका कोई ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब नॉर्मल था। तो ये क्या पैल्पिटेशन की बात थी। और उसने फिर ईमेल्स डॉक्टर्स को भेजने लगे कि मेरा डॉक्टर कहता है कि ये नेचुरल डेथ है और इस टैबलेट के कारण हो सकता है, उस टैबलेट के कारण हो सकता है जो आदत से वो लेती थी। लेकिन सुनंदा दिल्ली आने के पहले उन्होंने अपने केरल में त्रिवेंद्रम में क्लिनिक में पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट में है कि वो कोई टैबलेट नहीं लेती है, उसके पूरा नॉर्मल हेल्थ है। आपकी इन सारी बातों के जवाब है मेरे पास में, ये मैगजीन में छपा है। पहली बात तो जो बॉडी है वो हैंडओवर कर दी थी फैमिली को, क्योंकि जो विसेरा है उसको प्रिजर्व कर लिया गया था, तो बॉडी प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, थरूर ने जो ईमेल्स फॉरवर्ड किए थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर का आप इल्जाम लगाते हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के 6 दिन बाद किए थे उन्होंने, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को असर डालने का कोई कारण नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें डिले इसलिए हुआ है कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस जो CSFL है उसकी रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि प्रिलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई है, फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आई नहीं। फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस डॉक्टर को जिसका प्रमोशन अब रोकने का, उसको निकालने का जो साजिश चली 12 मई को, 4 दिन पहले रिज़ल्ट, इलेक्शन रिज़ल्ट आने के पहले, जिसके लिए वो कैट में गए और अभी स्टे ऑर्डर मिली है, ये सारा हुआ क्योंकि फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट में नॉर्मल डेथ इज़ नॉर्मल कहने के लिए उनको मजबूर कर रहे थे। उन्होंने खुद कह दिया है कि मेरे वो जो उन्होंने कोर्ट में और CAT में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में उन्होंने जब उनकी पिटिशन में उन्होंने ये बात कही है, जिसको गुलाम नबी आज़ाद ने डिनाई किया है। वो तो क्या करेगा, वो तो कांग्रेसी है, वो और क्या करेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर ने, यही थे ऑटोप्सी के चेयरमैन, ऑटोप्सी बोर्ड के चेयरमैन, इन्होंने ही कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाली गई थी कि ये नॉर्मल कहने के लिए। और तीसरी बात है कि विसेरा से सिर्फ अंदर के जो पॉइजनिंग एलिमेंट्स है वही देखनी है, उसके शरीर में इतने चोट थे जो ऑटोप्सी के वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको कैसे पता डॉक्टर साहब, आप कोई शर्लक होम्स हैं, आप उसको जब देश में सब लोग आंख बंद के रहते हैं तो फिर मुझे आंख खोल के देखना पड़ता है, इसीलिए मैंने जांच करके देखा।
आपने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है वो देखी है मैंने। जी। आपने प्रधानमंत्री से लिखा है कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए, उस एसआईटी में सीबीआई हो, रॉ हो, आरएडब्ल्यू हो और एनफोर्समेंट हो। अब ये क्या दो मुल्कों के बीच की वॉर है कि इसको इतनी बड़ी एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं? इतना क्या बात है? दो मुल्कों का सवाल जरूर है, एक हिंदुस्तान और दूसरा दुबई। दुबई में पता नहीं आपके कितने दोस्त हैं, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसे लोग वहां हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं है जो ऐसे काम करता है। तो और शशि थरूर वहाँ नौकरी की है, ये भी वहीं के हैं। और जो आईपीएल में घोटाला हो उसमें दुबई का पैसा है, ये बहुत पहले से आरोप लगी है। और सुनंदा ने अब पत्रकारों को कहा है कि जिस दिन वो उनकी देहांत हो गई थी या हत्या हो गई थी, उस दिन उसने कहा कि 4:30 बजे मैं प्रेस को संबोधित करूंगी। प्रेस वाले भी आए थे, प्रेस वालों को उन्होंने विषय भी बता दी थी। कई प्रेस वालों ने सोनिया गांधी को भी फ़ोन करके बता दी कि ये विषय है। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसने क्या कहा पत्रकारों को कि मैं आईपीएल का घोटाला को पूरा बताने वाली हूँ, उसमें वड्रा का क्या हिस्सा ये भी बताने वाली हूँ। और एक को उन्होंने ये भी कहा कि जो सद्दाम हुसैन ने ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में घोटाला किया, उसमें किन किन लोगों की हाथ है हमारे हिंदुस्तान से, ये सारी बातें कही थी। अब ये सब आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं कह रहे, कोई सबूत तो नहीं है? सबूत है इसमें, सबूत है, क्योंकि इन पत्रकारों को, एक दो पत्रकारों को पुलिस ने क्वेश्चन भी किया, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। और जो उनका नौकर जैसा आकर उसकी सारी काम देखते थे, नारायणन उसका नाम था, केरल से, उसने भी बयान दिया है कि मैं सुबह 6 बजे गया और उस समय फिर 7:30 बजे शशि थरूर निकले, कहे कि मुझे टालकोटरा गार्डन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कोई मीटिंग है, जा रहा हूँ। वो मीटिंग तो 10:30 बजे से थी, 7:30 बजे जाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं पता है, बट वही उसके लिए पूछना चाहिए। उसने ये कहा कि 10 बजे ड्राइवर और एक और व्यक्ति जिसको मैंने कभी नहीं देखा, वो दोनों अंदर आए और मुझे बाहर कर दी। और जो क्लोज सर्किट टीवी होती है होटल में, उस मंजिल में, तीसरी मंजिल में फेल हो गई थी, बाकी सारे होटल में चल रही थी। ये सारी जांच की विषय हो गए ना। लेकिन जांच किए बगैर आप रॉबर्ट वड्रा पर, सोनिया गांधी पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दें? अब देखिए, मैं तो जो भी मुझे जानकारी है उसके आधार पर बोलने के मुझे अधिकार है। नहीं, अधिकार नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब बोलते हैं उसका असर क्या होता है। आपने जब ये केस उठाया, अखबारों में क्या हेडलाइंस आई? नींद की गोलियों से नहीं हुई सुनंदा की मौत, टूटे गिलास का क्या है राज, क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पाकिस्तान ने करवाई सुनंदा की हत्या। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि आपके कहने का असर क्या होता है एक परिवार पर, बगैर कुछ साबित हुए शशि थरूर पर, सुनंदा के बच्चों पर, उनके परिवार पर क्या बीतेगी? अब उनके भाई तो, सुनंदा के भाई तो कहते हैं जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने बयान ये तो शशि थरूर ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। बाद में कहा उसने, जब मैंने कहा इसने हत्या नहीं की परंतु उसको पता है किसने हत्या की, तब उसने कहा जांच होनी चाहिए। यदि मैं ये कहता हूँ कि मेरी आज रिकॉर्ड ऐसी है कि आज तक मैंने जो पब्लिक को बताई, अब आखिर में मैं पब्लिक का व्यक्ति हूँ, मेरा दायित्व है कि पब्लिक को सच बताने का, और जो मुझे ठीक समझता है, मैंने आज तक एक भी बात पर गलत सिद्ध नहीं हुआ। जो भी बात मैंने कही है वो सही निकली है। मैं तो ये नेशनल हेराल्ड का मैं कितने पहले से कह रहा हूँ, और अब उनको प्राइमा फेसी गिल्टी माने उनको मुल्जिम बना दिया है। ये समन्स माने ये नहीं कि कोई डिनर इनविटेशन के लिए जज ने उनको बुलाया है, उसको कहा है तो आपको हाजिर होना है एक मुल्जिम के नाते, और फिर बेल लेनी है। बेल का मैं विरोध करूंगा, कहूँगा कि इनको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, और उनका पासपोर्ट को भी जमा करने के लिए कहूँगा ताकि वो विदेश घूमे ना। डॉक्टर साहब, ये तो चाहे वो हेरल्ड का केस हो या सुनंदा का केस हो, जब कोर्ट में फैसला आ जाएगा और अगर ये फैसला गलत हुआ, आपके खिलाफ हुआ, तब आप यहाँ आपकी अदालत में आएंगे सफाई देने के लिए? जरूर मैं आऊँगा। मैं तो कहूँगा कि
यदि मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो फिर आपका यहाँ बैठना पड़ेगा और मैं आपका सवाल पूछूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर आपके हक में फैसला आता है, आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे मैं जवाब देने को तैयार हूँ। तो ये तो आपको खुशी होगी कि आपकी अदालत में आपको अपनी बात खुल के कहने का मौका मिला है। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ वहाँ जो पटियाला हाउस की अदालत में भी खुल के बात मिली, और मुझे तो यहाँ तो 1 घंटे के लिए बात करने के लिए मौका मिलेगी, वहाँ तो मुझे 1.5 साल के लिए मौका मिली थी। ये 1.5 साल मैं चलाते आया। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये बेसिर पैर के आइडियाज देते हैं। डॉक्टर साहब, आपके आइडियाज जब पढ़ते हैं तो लोग हंसते हैं, या तो उसको समझ नहीं पाते हैं या वाकई में आइडिया बेसिर पैर का होता है। जैसे आपने कहा कि सरकार को चाहिए कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दें, किसी से इनकम टैक्स चार्ज ही ना करे, ये कैसी बात हुई? देखिए, जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए तो ये समझ के बाहर होगा ही, ये तो मुझे कोई आज मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स जो लगती है वो उससे जो राजस्व मिलती है माने रेवेन्यू, वो कुल मिलाकर कितने मिलती है? 2 लाख करोड़ रुपए। स्पेक्ट्रम का आप नीलाम कर दोगे तो CAG भी कहता कम से कम हर साल आपको 1,76,000 करोड़ रुपए मिलेगी। मेरा अनुमान, मैंने सुप्रीम कोर्ट को 2.5 लाख का कहा था। विदेशों में हिंदुस्तानियों को पैसा जो जमा है पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का, वो कुल मिलाकर के 120 लाख करोड़ है जिसको लाया जा सकता है वापस। तो मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स आज कौन दे रहा है? अमीर लोग तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके पास भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। हाँ, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इधर उधर अकाउंट्स करके और इनकम टैक्स ऑफिसर्स को मैनेज करके उनको क्लीन चिट मिलती है और कुछ नहीं देते। गरीब का तो वो सीमा से नीचे हैं तो इसीलिए वो नहीं देते हैं। ये जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, ये यंग लोग जो कंपनी शुरू कर रहे हैं, इनको इतनी हैरेसमेंट होती है। और कुल मिलाकर कितनी मिलती है? 2 लाख। अच्छा, आप 3G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन कर दीजिए, आपको 6 लाख मिलेगी। आप कोयले की जो आवंटन किया उसको रद्द सुप्रीम कोर्ट करने वाली है, उसको आप नीलाम करेंगे तो 11 लाख करोड़ रुपए मिलेगी आपको। तो वैकल्पिक रास्ते बहुत हैं साधन जुटाने के लिए। आप कह रहे हैं वैकल्पिक रास्ते, जैसे ब्लैक मनी का आपने जिक्र किया। हाँ, कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर आपके मित्र हैं, उनको समझाइए थोड़ा। सिर्फ इतना करना होगा कि वो एक अध्यादेश जारी करें। अध्यादेश में ये कहें कि ये 70 देश हैं जहाँ गुप्त बैंकिंग चलती है। यहाँ जो भी हिंदुस्तानी भारतीय या भारतीय के अकाउंट्स हैं ये नाजायज़ हैं, और इसीलिए ये हमारी इसकी राष्ट्रीयकरण करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की 2005 के रेजोल्यूशन के अनुसार, जैसे इजिप्ट में अभी मुबारक के लिए हुआ और लिबिया में गद्दाफ़ी के लिए हुआ, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के अनुसार ये सारे 70 देशों को ये बैंक अकाउंट्स को जब्त करके इसकी पैसे हिंदुस्तान को देना पड़ेगा। और एक शर्त लगाएंगे कि इसमें से कोई भी ये कह दें कि मैंने न्यायपूर्ण रास्ते से मैंने अकाउंट खोली थी, पैसा सारा जो मैंने दिया सब क्लीन पैसा है, तो उस बैंक अकाउंट को वापस करना है, यही शर्त होगी। ये कर सकती है सरकार। लेकिन इतना आसान है? क्योंकि अभी पहले अखबारों में छपा कि स्विस ऑफिशियल्स ने इंडियंस की लिस्ट तैयार की जिनके अकाउंट्स वहाँ पर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि काला धन वापस लाने के लिए हम प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे, हम चाहते हैं। उसके बाद मेरे पास में जो स्विस हेड ऑफ कम्युनिकेशन है मारियो, उनका बयान है, ये स्टेट सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर्स देखते हैं। उन्होंने कहा द लेटर फ्रॉम इंडिया आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन अ लिस्ट prepared by Swiss of Indian depositors. There is no such list. स्विट्जरलैंड कैसे लिस्ट रखेगी? मैं तो आपके लिए काम सरल कर देता हूँ। आप फाइनेंस मिनिस्टर से कहिए कि मुझे स्पेशल इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर मैं क्यों कहूँ? आप भी तो कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। मैं कह चुका हूँ, उसने मेरी बात नहीं मानी, आपकी बात मानेंगे ये मैं जानता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनाउंस कर दें और मुझे कहें कि आप 2 महीने में ये पैसा वापस लाइए, नहीं तो आपको हम जेल भेज देंगे या आपको राजनीति छोड़ना है। ऐसा कोई शर्त रख दें जिस मैं आपको ये 2 महीने में वापस ला कर दूँगा।
लेकिन आपके साथ तो प्रॉब्लम ये ना कि आप सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अकाउंट लेके आएंगे। तो क्या बुरा है, वो नाजायज़ रखे हैं। अब ये भी हो सकता है कि एक दो बीजेपी का भी लेकर आ जाऊंगा, यही डर वो भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। बट जो जिनका अकाउंट है विदेशों में वो देश के साथ अपराध कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन सबको पकड़ के उन अकाउंट्स को वापस लाऊंगा। अगर आप ये कर देंगे तो देश की जनता बहुत शुक्रिया अदा करेगी आपका। जी, वही है डर कई लोगों को कि मेरा फिर और भी राजनीतिक हैसियत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। चलिए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, यहाँ सेकंड रो में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हर किसी पे मुकदमे करते हैं, तो क्या सारे कल्प्रिट्स कांग्रेस में ही हैं और कहीं नहीं है? नहीं, बात तो आपकी सही है, बट तो मैं कारण बताता हूँ। जब कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस के पास सारी मशीनरी थी जिससे वो हमारे साथ जो हैं जिन्होंने अपराध किया है उस पर केस लगा सकते थे। कांग्रेस ने नहीं किया, वो तो लूट में इतना व्यस्त थे कि उनको समय ही नहीं मिला अपने लोगों के अपराध के बारे में सोचने के लिए। दूसरा है कि आज मैं उन कांग्रेसियों को कहता हूं कि जैसे मैं पावर के बाहर रहते हुए कंप्लेंट केस डाल करके लोगों को ऊपर केस डाला हूं, वैसे आप भी डालिए। ये सारा काम मैं क्यों करूं? मैं तो ये एक व्यक्तिगत रूप में काम कर रहा हूं और मुझे कल आप सीबीआई दे दीजिए, मैं अपने लोगों के ऊपर भी और कांग्रेस के लोगों के दोनों के ऊपर केस डालूंगा। परंतु जब तक मैं अपने साधन पर मुझे करना है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के ऊपर ही मुझे डालने का मेरा दायित्व है। तब जनता को समझ आ गया होगा कि आपको कोई कुछ क्यों नहीं बनाता। हाँ, इसीलिए तो आपके हाथ में सीबीआई नहीं दे सकते कि आप पता नहीं कहाँ उसको भेज देंगे, यही है ना। स्वामी एक ऐसा मिसगाइडेड मिसाइल है, किसको जाके डिस्ट्रॉय करेगा पता नहीं। मैं मिसगाइडेड मिसाइल नहीं हूँ, मैं गाइडेड मिसाइल हूँ। इसीलिए डर है कि मैं निशाने को पहचान कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। मिसगाइडेड होते हैं उनको चिंता नहीं है, इधर से उधर चलते रहेगा वो। मैं जब नज़र डाल देता हूँ मैं उसके अंत तक मैं करता हूँ, माने छेड़ता हूँ नहीं, छेड़ने के बाद छोड़ता नहीं हूँ। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि ये हर मामले में बेवजह टांग अड़ाते हैं। डॉक्टर साहब, देश में कुछ भी हो रहा हो, डॉक्टर स्वामी जरूर उसके बीच में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, वो जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, वो हाफिज सईद से मिलने गए, आपका तो उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अरे हाफिज सईद तो देश के में अंदर हमारे देश में इतनी गड़बड़ कर रहा है, तो उससे कोई मिलेगा तो भारतीय, तो मुझे सवाल पूछने का अधिकार तो है ही। आपने ट्वीट किया कि उन्हें हाई कमीशन को बताना चाहिए था। जी, ये एक मान्यता है कि जब हम विदेश जाते हैं तो हम हाई कमीशन को या एम्बेसी को अवगत कराते हैं। ये हमारी प्रोग्राम है, मैं हर बार करता हूँ, सबको करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा वो आरएसएस के आदमी हैं। हाँ। आप भी आरएसएस के आदमी हैं। हाँ, मैं आरएसएस के पक्ष में हूँ, मैं सदस्य तो नहीं रहा लेकिन आरएसएस को बहुत मानता हूँ। राहुल गांधी तो आरएसएस को नहीं मानता है क्योंकि उसको आरएसएस क्या है ये भी नहीं पता है, तो सिर्फ बोल और उसने उस व्यक्ति के बारे आरएसएस का जिसके बारे उसको पता होना चाहिए कि वो शुरुआत लोहिया से की। जब मुलायम सिंह ने जिस पत्रकारों को पैसा दी, पेड जर्नलिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें नंबर 2 लिस्ट में नंबर 2 ये थे, मुलायम सिंह के प्रिय थे। और राहुल गांधी की भी 1-2 निजी काम अफगानिस्तान में इन्होंने करके दिया। तो राहुल गांधी तो उनको अच्छी तरह जानते हैं, तो ये आरएसएस की गलतफहमी कैसे हो गई? जैसे एक बार उन्होंने गोबर का महल देखकर, पहाड़ देखकर उन्होंने कहा ये लाशों का पहाड़ है, सारे अखबार वाले वहाँ भाग कर गए और बाद में देखा ये गोबर का है, तो ये उसको गोबर और लाश के फ़र्क नहीं जानता है, तो आरएसएस और गैर आरएसएस का फ़र्क कैसे जानेगा ये? अब मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में नहीं पूछूंगा, आप मालूम नहीं क्या क्या कह दें। तो इसी प्रोग्राम में एक बार कहा था, वो बात चिपक गई। हाँ, आपने कहा था कि राहुल गांधी बुद्धू हैं और उसके बाद से अपने हर ट्वीट में आप उनको बुद्धू ही कह के बुलाते हैं। जी, बुद्धू का अपमान कर रहा हूं, परंतु कोई बात नहीं। अब मैंने आपके और जो ट्वीट्स देखे,
प्रधानमंत्री को आपने सलाह दी कि ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा कि ये जो ब्रिटेन से आया फॉरेन मिनिस्टर, इसने सुषमा स्वराज के साथ बातचीत करते समय उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैंने गुजरात के जो दंगे हुए और नरेंद्र मोदी की जो उसकी उसमें हिस्सा थी, इसके बारे मैंने सवाल उठाए थे। तो जब इसने ये सवाल उठाई थी, प्रधानमंत्री को एक विदेश मंत्री मिलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में जनाधिपति जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कभी फॉरेन मिनिस्टर से मिलता नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब एक किसी फॉरेन मिनिस्टर से मिले या कोई सेनेटर से मिले, वो उसकी सम्मान कर रहा है। ये जो है इसको कोई अधिकार नहीं था ये सवाल उठाने के लिए, जो उसमें कोई संबंध ही नहीं था। पर तो हर्ष की बात है कि जैसे ये लंदन वापस गया, उसको नौकरी से छुट्टी कर दिया प्राइम मिनिस्टर वहाँ ने। अब वो मंत्री नहीं रहे। अब मंत्री नहीं है। लेकिन जो मिलता है उसको आप कहते हैं मत मिलो, जिससे नहीं मिले कैनेडियन मिनिस्टर, उसके लिए आपने कहा इसको मिलना चाहिए। क्योंकि वो मिनिस्टर ने जब वीज़ा डिनाइल हुई थी, जब अमेरिका ने इसकी नरेंद्र मोदी की वीज़ा को रद्द कर दी थी, तब उसने आवाज़ उठाया था कि ये गलत काम हुआ है। तो मैंने ऐसे आदमी को तो मिलना जरूरी है, मेरी राय। आप यही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ में आप टांग क्यों अड़ाते हैं कि कौन किससे मिले नहीं मिले? क्योंकि मैं विद्वान हूँ, बुद्धू नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास हर चीज़ के लिए राय है। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर स्वामी से, जी आप यहाँ फर्स्ट रो में। तो पता चल गया है कि वैदिक जी ने उनसे मुलाकात की जी। वो पाकिस्तान में है, हमारे देश के आतंकवादी घोषित हो चुके हैं, अमेरिका ने भी कर दिया। क्या हमारा देश कुछ कर रहा है उनको अरेस्ट करवाने के लिए? हाफिज सईद को मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री दो, मैं पकड़ के लाता हूँ। हमारे संस्कृत में कहा जाता है साम दाम भेद दंड। ये पाकिस्तान को समझाना चाहिए कि आखिर में जब दंड आएगा तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। इसीलिए हाफिज सईद को हमारे पास हवाला कर दें, ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान कर देगा। सर मेरा सवाल है कि आप कांग्रेस पार्टी और पार्टी के लोगों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल नहीं चिढ़ता हूँ। कांग्रेस के साथ मैंने काम भी किया है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अभी आपने चित्र भी दिखाया मेरा और राजीव गांधी। मेरे कहने पर उन्होंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री भी बनाया था। नरसिम्हा राव के सरकार में मैं कैबिनेट पद प्राप्त एक अधिकारी था। तो कांग्रेस से मुझे कोई नहीं। और हमारे जनता पार्टी में भी जो कांग्रेस से आए, जैसे मोरारजी देसाई और जगजीवन राम, इनसे भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैं चिढ़ता हूँ इस महिला से, सोनिया गांधी। सर उसका कारण? क्यों? लेकिन डॉक्टर साहब, चिढ़ने की भी एक लिमिट होती है। वो मेडिकल चेकअप के लिए जब गई थी अमेरिका, हाँ, तो भी आपने उसको मिस्टीरियस विजिट कह दिया था। हाँ जी, क्योंकि उसने जाकर 66th स्ट्रीट 5th एवेन्यू में न्यूयॉर्क में ठहरी थी। वो जो अपार्टमेंट थी वो शशि थरूर और एक दुबई में एक शराब ठेका लेने वाला कल्ला थम्पी, इनके फ्लैट में ठहरी थी। तो मैंने कहा कि ये क्यों किया इन्होंने? जो दुबई में बदनाम आदमी है उसकी और शशि थरूर की मिली हुई फ्लैट में। लेकिन हमारे एक परंपरा है ना डॉक्टर साहब, अगर कोई बीमार होता है, इलाज कराने जाता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं बोला। मैंने कहा कि उनको वहाँ ठहरना नहीं चाहिए था। और मैंने कहा कि ये जो छिपा के जा रहे हैं, तो बीमार हैं तो कह दो, खुलेआम कह दो। जब मनमोहन सिंह की हार्ट ऑपरेशन हुई थी, IIMS रोज़ बुलेटिन निकलती थी। अमेरिका में भी डॉक्टर्स की बुलेटिन निकलती है। यहाँ ये छिपा के क्यों जाती है, ये सवाल है। आपके वो ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं जिसमें आपने कह दिया कि कहाँ इलाज हुआ, किस चीज़ का जी, इलाज हुआ। मुझे सब पता है, हमसे तो छिपा नहीं सकते। और मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो जनता ये सवाल आपसे पूछती है कि क्यों पीछे पड़े रहते हैं उनके। नहीं, मैं इसीलिए पीछे पड़ते रहता हूँ क्योंकि ये पहले हम लोगों को उसने झूठ बोला है। वो जो राजनेता हमारे पब्लिक को झूठ बोलते हैं, उनका पोल खोलना मेरा कर्तव्य है। उसने कहा कि मेरा नाम सोनिया गांधी है, वास्तव में उसका नाम है एंटोनिया। उसने कहा कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर इंग्लिश में डिग्री ली, पता लगा कि वो 5वीं क्लास पास नहीं है और कोई ऐसी डिग्री नहीं है। उसने हम लोगों को फासिस्ट कहती है, परंतु उसका पिताजी
जवान थे हिटलर के आर्मी में, और हिटलर ने जब रशिया में आक्रमण किया तो वो गिरफ्तार हुए थे, रशिया के जेल में थे। बगैर सबूत के आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं? सबूत है, इसीलिए तो मेरे ऊपर कोई मानहानि की केस डाल ही नहीं सकते। तो मैं तो तैयार हूँ, बैठा हूँ, जो डाले। आपने तो एक जगह ये भी कहा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। हाँ, नहीं, इंडियन सिटीजन हो नहीं सकते क्योंकि इनके पास अभी भी इटालियन सिटीजनशिप है। सोनिया के पास भी है, प्रियंका के पास भी है। आर्टिकल 18 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। कोई सबूत है इसका? आप कह रहे हैं कि वो इटालियन सिटीजन है। मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ परंतु जानकारी है मेरे पास। मुझे जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं उन्होंने सिर्फ बताया। जानकारी के आधार पर आपने इतनी बड़ी बात कह दी? हाँ, क्योंकि मेरे पास सबूत होता तो मैं केस डाल देता उनके ऊपर। हमने आज मुकदमा चलाया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। हमने उनसे पूछा उनके बेसिर पैर के इल्ज़ामात के बारे में, हमने उनसे पूछा उनके बेबाक तरीकों के बारे में, हमने उनसे ये पूछने की कोशिश की वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इतना नाराज़ क्यों हैं, उनके इतने खिलाफ क्यों हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुधीर तैलंग के फैसले का। सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक ख़ास आदत है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सीज़ को कोट करते हैं, और कंट्रोवर्सीज़ को कोट करने के बाद ये सुर्खियां बटोरते हैं और फिर सुर्खियों में इनको मज़ा भी आता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि कहते हैं कि मालिक की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी बड़ी खतरनाक होती है। स्वामी जी के आगे खड़ा होना भी मुश्किल है और इनके पीछे खड़ा होना भी मुश्किल है, इसलिए लोग इनसे कोसों दूर रहते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि ये बड़े बड़े ताकतवर लोगों से हर वक्त युद्ध करते रहते हैं, इसलिए ये बहुत निर्भय हैं और बहुत निडर हैं, इसके लिए इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। एक बात और है कि ये सोनिया गांधी और उनके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए काफ़ी लंबे वक्त से। अगर ये दूसरे परिवारों के भी पीछे पड़े और भारत से जो परिवारवाद है, जिसमें मुलायम सिंह के परिवार भी हैं, करुणानिधि के परिवार हैं, उन सबसे अगर लोगों को छूट दिलवाएं तो ये सही मायने में लोकतंत्र की सच्ची स्थापना करने में सहायक होंगे और लोग भी इनका समर्थन करेंगे। एक बात और कहूँगा कि जो आदमी सुब्रमण्यम स्वामी के शिकंजे में फंस गया तो समझ लीजिए उससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन है, और उसका बाइज्जत बरी होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन इन्होंने आज जिस तरह से अपने मुकदमे को लड़ा, इतने डिसआर्मिंग और इतने चार्मिंग तरीके से, कि ये अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, इसी बेबाकी से, इसी हिम्मत से देशभक्ति का काम करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।